नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम नेपाल में जो कुछ हो रहा है उस पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, नेपाल में आजकल हालात काफी तनावपूर्ण हैं। बिल्कुल। एक सोशल मीडिया बैन से बात शुरू हुई और अब वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। हम आज यानी मंगलवार 9 सितंबर 2025 तक जो भी हुआ है उस पर नजर डालेंगे। हाँ, और कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं, ये समझ सकें। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ एनालिसिस हैं। हाँ, मतलब हम सिर्फ खबरें नहीं दोहराएंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि ये चिंगारी इतनी बड़ी आग कैसे बन गई। सही कहा। इसके पीछे के असली कारण क्या है? नेपाल का अपना जो एक इतिहास रहा है, वो इस सब में क्या रोल प्ले कर रहा है? और सबसे जरूरी, अब आगे क्या? तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सब भड़का, वो सोशल मीडिया बैन। हाँ, सरकार ने अचानक से मतलब एक झटके में फेसबुक, एक्स, यूट्यूब जैसे करीब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। और वजह क्या बताई? वजह ये दी गई कि ये कंपनियां 3 सितंबर की एक डेडलाइन थी, तब तक उन्होंने नेपाल के नए कानून के तहत खुद को रजिस्टर नहीं किया था। सरकार का कहना था कि ये जरूरी है, फर्जी पहचान, अफवाहें रोकने के लिए। साइबर क्राइम का भी हवाला दिया, कहा कि लोग ऑनलाइन छिप कर गड़बड़ी फैलाते हैं। हाँ, ये सरकार का पक्ष था, लेकिन नेपाल के जो युवा हैं, खासकर जेनजी हैं, उन्होंने इसे बिल्कुल अलग तरह से देखा। उनके लिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला था, है ना? बिल्कुल, उन्हें लगा कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। और कई लोगों को ये भी लगा कि ये एक तरह की चाल है सरकार की, ताकि जो असली मुद्दे हैं जैसे करप्शन, उनसे ध्यान हट जाए। और तभी वो नेपो किड्स वाला हैशटैग भी खूब चला। उसमें क्या था? हाँ, वो नेपो किड्स कैंपेन वायरल हो गया। हम्म। उसमें कथित तौर पर नेपाल के जो बड़े नेता हैं, पावरफुल लोग हैं, उनके बच्चों की तस्वीरें और वीडियो शेयर हो रहे थे। दिखाया जा रहा था कि वो कितनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। हाँ, महंगी गाड़ियां, विदेश में छुट्टियां, डिजाइनर कपड़े, ये सब। और ये सब एक ऐसे देश में जहां आम आदमी की सालाना कमाई आप सोचिए $1400 से भी कम है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये तो गुस्सा भड़काने वाला है। बिल्कुल, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, ये उस गहरी खाई को दिखा रही थी जो आम जनता और रूलिंग क्लास के बीच महसूस की जा रही है। इसने युवाओं के गुस्से को और हवा दे दी। तो फिर ये गुस्सा सड़कों पर आ गया। शुरू में तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात थी। हाँ, हामी नेपाल जैसे ग्रुप्स ने शुरू में पीसफुल कल्चरल इवेंट्स प्लान किए थे, लेकिन काठमांडू की सड़कों पर भीड़ इतनी उमड़ी कि हालात बहुत तेजी से बिगड़े। और फिर हिंसा शुरू हो गई। हाँ, रिपोर्ट्स आईं कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, संसद भवन की दीवारों पर चढ़ने की कोशिशें हुई। और इसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया? उन्होंने काफी सख्त एक्शन लिया, आंसू गैस के गोले दागे गए, रबो बुलेट्स चली, और जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये कि असली गोलियों मतलब लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ। असली गोलियां, मतलब जानबूझकर घातक बल प्रयोग। हाँ, और नतीजा बहुत दुखद रहा। अलग अलग न्यूज सोर्स में नंबर्स थोड़े अलग हैं, लेकिन कम से कम 19 से 21 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। कुछ खबरें तो वाकई दिल दहलाने वाली थीं, जैसे वो पबित तंदुकर, 22 साल का स्टूडेंट। हाँ, उसे तांबे की गोली लगी। या सुलोव राज श्रेष्ठ सिविल इंजीनियरिंग का छात्र था, वो मारा गया। पता चला उसी दिन उसकी जीआरई की परीक्षा थी, विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। यहाँ तक कि स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे भी घायल हुए हैं। हाँ, और हालात इतने खराब हुए कि खबरें ये भी आईं कि हथियारबंद सुरक्षा बल सिविल सर्विस अस्पताल के अंदर घुस गए, जहां घायलों का इलाज चल रहा था, और वहां भी आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अस्पताल के अंदर? ये तो इससे अस्पताल में अफरा पफरी मच गई। ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इस पर कोई इंटरनेशनल रिएक्शन तो आया होगा? जरूर। यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स ऑफिस है, OHCHR, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने कड़ी निंदा की, कहा कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर ऐसा फोर्स इस्तेमाल करना गलत है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतनी मौतें, इतना इंटरनेशनल प्रेशर, इसके बाद तो राजनीतिक तौर पर कुछ होना ही था। बिल्कुल, इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। और फिर प्रधानमंत्री? हाँ, मंगलवार आते आते प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। और ये रुका नहीं? नहीं, हेल्थ मिनिस्टर प्रदीप पौडेल, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी, इन्होंने भी इस्तीफे दिए। एक न्यूज चैनल है न्यूज 24, उनके सोर्स ने तो ये भी क्लेम किया कि प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये अभी पूरी तरह कंफर्म होना बाकी है। एक और खबर आई थी थोड़ी चौंकाने वाली कि आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफा मांगा। हाँ, इंडिया टुडे के सोर्सेज के हवाले से ये खबर आई कि आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिगदेल ने कथित तौर पर PM ओली से कहा कि वो पद छोड़ दें। और फिर ओली ने सेफ एग्जिट मांगा।
दुबई जाने की बात। हाँ, ऐसी भी रिपोर्ट्स की कि ओली ने सेना से अपनी सेफ एग्जिट की रिक्वेस्ट की और दुबई जाने की प्लानिंग की बातें भी सामने आईं। अब ये सब अपुष्ट खबरें हैं, पर ये दिखाती हैं कि टेंशन कितनी ज्यादा थी। यहाँ तक कि मंत्रियों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने की भी खबरें थीं। हाँ, उनके घरों से सेना के हेलीकॉप्टरों में एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। ये सब बहुत नाटकीय था। किसी फिल्म जैसा सीन लग रहा है। अच्छा, इस बीच प्रदर्शनकारियों की मांगें तो बदल गई होंगी। अब सिर्फ सोशल मीडिया बैन की बात नहीं रही होगी। निश्चित तौर पर उनकी मांगें अब कहीं ज्यादा बड़ी और बुनियादी हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि संसद भंग करो, सारे सांसद इस्तीफा दें, नए चुनाव कराओ। और गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई। हाँ, उनकी सस्पेंशन की भी मांग है। तो ये साफ है कि मुद्दा अब सिर्फ एक बैन का नहीं रहा, ये पूरे सिस्टम से भरोसे के उठ जाने का मामला बन गया है। तो फिर ये गुस्सा इतना क्यों भड़का? मतलब सोशल मीडिया बैन तो एक ट्रिगर था, इसके नीचे क्या था? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। एक बड़ा मुद्दा है करप्शन। जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में किसी ने कहा था, अगर नेपाल में कुछ पारदर्शी है तो वो भ्रष्टाचार है। ये तो बड़ी कड़वी बात है। हाँ, लेकिन सच्चाई यही है। पिछले 20 सालों में लगभग हर प्रधानमंत्री पर करप्शन के सीरियस आरोप लगे हैं। सबूत भी आए, पर कुछ खास हुआ नहीं। एक तरह की जवाबदेही की कमी महसूस होती है। और आर्थिक मुद्दे भी, वो नेपो किड्स वाली बात। हाँ, वो इसी से जुड़ा है। एक तरफ आम नेपाली, खासकर युवा, नौकरी, महंगाई से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ जो सत्ता में हैं, उनके परिवारों पर इतनी आलीशान जिंदगी जीने के आरोप। ये जो फर्क है, ये असमानता, ये युवाओं में बहुत गुस्सा और निराशा पैदा करती है। उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके लिए है ही नहीं। तो ये युवा पीढ़ी अब बस बदलाव चाहती है, पुराने चेहरों से तंग आ गई है। बिल्कुल, उनमें ये भावना बहुत आम है कि इन पुराने नेताओं से छुटकारा पाना है। दशकों से ये लोग सत्ता में हैं, लेकिन देश की समस्याएं हल नहीं हुई। काठमांडू के मेयर बालेन शाह का भी जिक्र आता है, जो रैपर रही हैं। हाँ, वो युवाओं में काफी पॉपुलर हैं। उन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। ये दिखाता है कि युवाओं को नई लीडरशिप की तलाश है। दिलचस्प बात यह है कि पीएम ओली ने शुरू में इस जेनजेड मूवमेंट को गंभीरता से नहीं लिया था। रविवार को इसे खारिज सा कर दिया था। हाँ, ऐसा लगता है कि उन्होंने इसकी ताकत को कम आंका। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये मुद्दे युवाओं को इस हद तक सड़कों पर ले आएंगे। और ये अंदाजा गलत साबित हुआ। मंगलवार को कर्फ्यू के बावजूद हिंसा और बढ़ गई। हाँ, कर्फ्यू तोड़ा गया और कई राजनेताओं के घरों पर हमले हुए, आगजनी हुई। पीएम ओली का घर जला दिया गया। हाँ, बालकोट में उनका जो निजी घर था उसे जलाने की रिपोर्ट्स हैं। प्रेसिडेंट पौडेल की निजी आवास को भी नुकसान पहुंचाया गया, आग लगाई गई। पूर्व पीएम प्रचंड, जो माओवादी नेता रहे हैं, उनके घर पर भी तोड़फोड़ हुई। और पूर्व पीएम शेर बहादुर देवबा के घर पर भी हमला हुआ, वो घायल भी हुए। हाँ, उनके घर पर भी हमला हुआ, आग लगाई गई। न्यूज़ 24 की रिपोर्ट्स और तस्वीरों में दिखाया गया कि देवबा घायल हुए, उनके चेहरे से खून बह रहा था। उनकी पत्नी आरजू राणा देवबा पर भी हमला हुआ। ये हमले दिखाते हैं कि गुस्सा किस खतरनाक लेवल पर पहुंच गया था। यहाँ तक कि वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को सड़क पर दौड़ाकर पीटने का वीडियो भी आया। और एक बहुत दुखद खबर पूर्व पीएम झालनाथ खनाल की पत्नी के बारे में भी थी। हाँ, ये बेहद दुखद खबर आई कि उनके जलने से मृत्यु हो गई, संभवतः उनके घर पर हुए हमले के दौरान। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट को बाधित करने की अपील की। हाँ, सोशल मीडिया पर कॉल दी गई कि समर्थक काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑपरेशन बाधित करें, आतिशबाजी, ड्रोन, लेजर बीम का इस्तेमाल करके। ये एक तरह की हताशा और सिस्टम को ठप करने की मंशा दिखाता है। ये सब देखकर नेपाल का जो अस्थिर राजनीतिक इतिहास रहा है, उसकी याद आती है। हाँ, क्या वो इतिहास आज की स्थिति को समझने में मदद करता है? हाँ, काफी हद तक। नेपाल का मॉडर्न हिस्ट्री लगातार उथल-पुथल वाला रहा है। एकीकरण के बाद 1951 में लोकतंत्र की कोशिश हुई, पर 1960 में राजा ने संसद भंग कर दी। फिर पंचायत सिस्टम चला। 1990 में जाकर कहीं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बहाल हुई। लेकिन उसके बाद माओवादी विद्रोह शुरू हो गया। हाँ, 1996 से 2006 तक वो भयंकर गृह युद्ध चला, जिसमें करीब 17,000 लोग मारे गए। इसी बीच 2001 में वो रॉयल मैसेकर हुआ, जिसने सबको हिला दिया। और फिर 2008 में राजशाही खत्म हुई, नेपाल रिपब्लिक बना। 2015 में नया संविधान भी आया, लेकिन स्थिरता फिर भी नहीं आई। वही बात है, सरकारें बनती बिगड़ती रहीं, गठबंधन टूटना बनना लगा रहा। 2022 के चुनाव में भी किसी को बहुमत नहीं मिला, त्रिशंकु संसद बनी। और 2024 में केपी शर्मा ओली चौथी बार पीएम बने, लेकिन गठबंधनों का खेल तो चलता ही रहा। हाँ, पिछले 2 साल में ही कितनी बार सरकारें बदली। कभी एनसी का गठबंधन सीपीएन एमसी से, कभी सीपीएन एमसी का सीपीएन यूएमएल से,
फिर कोई पार्टी समर्थन वापस ले लेती है, पीएम को विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। इसी खींचतान में आरएसपी जैसी नई पार्टियां भी उभरी। हाँ, और उनका अपना प्रभाव और विवाद भी रहे। ये जो लगातार अस्थिरता है, ये जनता में, खासकर युवाओं में बहुत निराशा पैदा करती है। उन्हें लगता है नेता सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। और राजनीतिक हिंसा का भी एक इतिहास रहा है वहां। हाँ, ये भी एक दुखद पहलू है। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि 2006 में जब माओवादी विद्रोह खत्म हुआ, तब शांति प्रक्रिया में कुछ गलतियां हुई, जैसे राजशाही और पुरानी ताकतों को पूरी तरह बाहर रखने से शायद एक खालीपन आया। अच्छा, ये तो हुई राजनीतिक और ऐतिहासिक बात। आर्थिक मोर्चे पर क्या हाल था इस संकट से ठीक पहले? पूरी तरह ठीक तो नहीं कह सकते। दिसंबर 2024 के साउथ एशियन वॉइसेस के एक एनालिसिस को देखें तो कुछ पॉजिटिव साइन थे। जीडीपी ग्रोथ 2024 में करीब 3.9% रहने का अनुमान था, जो पिछले साल से बेहतर था। टूरिज्म, हाइड्रो पावर अच्छा कर रहे थे। हाँ, रेमिटेंस भी बढ़ा था, मतलब जो नेपाली बाहर काम करते हैं वो पैसा भेजते हैं। महंगाई थोड़ी कम हुई थी, 5.4% पर। फिच रेटिंग भी BB- थी। हाँ, मतलब कर्ज चुकाने की क्षमता ठीक ठाक थी, कई पड़ोसियों से बेहतर। कुल सरकारी कर्ज भी जीडीपी के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं था, करीब 42.7%। तो फिर आर्थिक दिक्कत कहाँ थी? बड़ी चुनौती थी कर्ज चुकाने की लागत। ब्याज दरें ज्यादा थी और सरकार की कमाई उम्मीद से कम, तो बजट का बड़ा हिस्सा पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा था। मतलब विकास के कामों के लिए पैसा कम बच रहा था। सही। और यहीं पर वो नेपो किड्स वाला मामला और ज्यादा चुभता है। जब देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा हो, तब ऐसी फिजूल खर्ची और अखरती है। समझ सकती हूँ। अच्छा, नेपाल ने हाइड्रो पावर में काफी तरक्की की है। बांग्लादेश को भी बिजली भेजना शुरू किया था भारत के रास्ते। हाँ, नेपाल के पास हाइड्रो पावर की बहुत क्षमता है, लेकिन उस एनालिसिस में ये भी कहा गया था कि इस बिजली का देश के अंदर बेहतर इस्तेमाल करने की जरूरत है। उद्योगों को बढ़ावा देने, आम लोगों तक सस्ती बिजली पहुंचाने की। सिर्फ एक्सपोर्ट करना काफी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इन अंदरूनी चुनौतियों के साथ नेपाल की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है भारत और चीन के बीच, क्या उसका भी इस संकट से कोई लेना देना है? सीधा शायद ना हो, पर वो बैकग्राउंड हमेशा रहता है। नेपाल हमेशा से भारत और चीन के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहा है। उस साउथ एशियन वॉइसेस के एनालिसिस में भारत के जीरो सम रवैये की बात थी। तो में एक कंपटीशन है। और जब देश में राजनीतिक अस्थिरता हो तो विदेश नीति संभालना और मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल। सरकारें बदलती हैं तो नीतियां भी बदलती हैं, भरोसा बनाना मुश्किल होता है। पिछले साल जब NCUML गठबंधन बना था तो थोड़ी उम्मीद जगी थी स्थिरता की। पीएम ओली ने चीन का दौरा भी किया था, BRI फ्रेमवर्क पर साइन भी हुए थे। BRI को लेकर तो कर्ज के जाल वाली चिंता हमेशा रहती है। हाँ, इसीलिए नेपाल जोर दे रहा था कि पैसा कर्ज के बजाय ग्रांट के रूप में मिले। नए फ्रेमवर्क में अनुदान और कर्ज दोनों का मिक्स हो सकता है, लेकिन ये सब करने के लिए स्थिर सरकार चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस 2006 के बाद भारत की बदलती भूमिका और चीन के बढ़ते प्रभाव पर भी कुछ कहता है। हाँ, उसका तर्क है कि 2006 में राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल में एक राजनीतिक वैक्यूम सा बना। भारत की भूमिका बदली, पश्चिमी देशों पर भी शायद कुछ संदेह बढ़ा। चीन ने इस गैप को भरने की कोशिश की और अपना प्रभाव बढ़ाया। तो नेपाल के लिए ये बैलेंसिंग एक्ट हमेशा एक चुनौती रहता है। और आखिर में एक चेतावनी भी दी गई थी, है ना? श्रीलंका या बांग्लादेश जैसी स्थिति का डर। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण में ये चिंता जताई गई थी कि अगर राजनीतिक दल बातचीत से हल नहीं निकालते, अगर ये डेडलॉक जारी रहता है, तो नेपाल में भी गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट आ सकता है, जैसा हमने श्रीलंका या कुछ हद तक बांग्लादेश में देखा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो लगता है कि नेपाल का ये संकट सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन से शुरू नहीं हुआ, वो तो बस एक चिंगारी थी। बिल्कुल, जड़ें बहुत गहरी हैं। सालों का भ्रष्टाचार, दशकों की राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मुश्किलें, बढ़ती असमानता और सबसे बढ़कर एक पूरी युवा पीढ़ी की हताशा और बदलाव की जबरदस्त इच्छा, इस सब मिलकर एक विस्फोटक मिक्सचर बन गया था। और इन घटनाओं ने नेपाल के लोकतंत्र की नाजुकता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। सरकार का गिरना, इतनी हिंसा, सेना की भूमिका पर सवाल और अब एक तरह का पावर वैक्यूम। हाँ, जब प्रधानमंत्री, मंत्री, शायद राष्ट्रपति तक इस्तीफा दे चुके हों, तो सवाल उठता है कि देश चला कौन रहा है, आगे क्या होगा। और यही हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है। नेपाल के इतिहास में हमने कई बार अचानक बड़े बदलाव देखे हैं। आज जब सत्ता का कोई स्पष्ट केंद्र नहीं दिख रहा, तो कौन सी ताकतें नेपाल के भविष्य को आकार देंगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जेन-ज़ी आंदोलन, जिसने इतनी ऊर्जा दिखाई है, वो इसे किसी स्थायी राजनीतिक सुधार में बदल पाएगा? क्या ये सिर्फ पुराने चेहरों को हटाने तक रहेगा, या एक बेहतर,
ज्यादा जवाबदेह सिस्टम बनाने की तरफ बढ़ सकेगा। और क्या वो उन गलतियों से बच पाएगा जो शायद 2006 के बाद हुई? हाँ, मतलब क्या वो एक समावेशी राजनीति और मजबूत संस्थाओं के निर्माण पर फोकस कर पाएगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।